लोकतंत्र सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर वोट गिना जाए और उसका महत्व हो। नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास पड़ताल में। नमस्कार। आज हम भारत की चुनावी प्रक्रिया पर बात करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया। पर इसमें कुछ अहम मुद्दे हैं और ज़रूरी सुधारों की भी बात हो रही है। बिल्कुल। ये जानकारी देखिए यूपीएससी मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो खास है ही, पर आम नागरिकों के लिए भी उतनी ही जरूरी है जो हमारे लोकतंत्र को समझना चाहते हैं। सही कहा। हम द हिंदू में छपे लेखों के आधार पर एक आप कह सकते हैं आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। भारत में 96 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी। लेकिन इस प्रक्रिया में चुनौतियां भी कम नहीं है। तो चलिए इन्हीं पर गौर करते हैं। जरूर। पर चुनौतियों से पहले शायद हमें एक संक्षेप में इसका जो संवैधानिक और कानूनी ढांचा है उसे देख लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक बुनियाद तो पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अनुच्छेद 324 है, जो चुनाव आयोग को सारी शक्ति देता है, चुनाव कराना, निर्देशन, नियंत्रण, सब कुछ। फिर आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, मतलब आरपीए। 1950 वाला वोटर लिस्ट से जुड़ा है और 1951 वाला चुनावों के संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता इन सब चीजों से। अच्छा। फिर परिसीमन अधिनियम है, जो सीटों की सीमाएं तय करता है जनगणना के आधार पर। और आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी। हाँ, एमसीसी तो बहुत चर्चा में रहती है चुनावों के दौरान। बिल्कुल। हालांकि ये सीधे तौर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, पर यह नैतिक आचरण तय करती है। और इसके कई पहलू अब नई भारतीय न्याय संहिता या आरपीए 1951 के तहत कवर होते हैं। और हाँ, अदालतों की निगरानी भी बहुत अहम है। तो ये ढांचा तो सुनने में काफी मजबूत लगता है ना, पर जब बात जमीनी हकीकत की आती है तो कई सवाल उठते हैं, खासकर भरोसे और पारदर्शिता को लेकर। सही। जैसे पहला मुद्दा जो बार बार उठता है वो है वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान। वो अभी बहुत सीमित है ना? हाँ, अभी तो नियम यह है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 5 ईवीएम का वीवीपीएटी से मिलान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में 100% मिलान की मांग तो खारिज कर दी। तो इससे एक संदेह बना रहता है। हाँ, हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि उम्मीदवार चाहे तो नतीजों के बाद 5% मशीनों के सत्यापन का अनुरोध कर सकते हैं, जिसका खर्चा उन्हें देना होगा। अच्छा। और वो चुनावी लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप, वो भी तो सुनते हैं हम। हाँ, वो भी एक मुद्दा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह डुप्लीकेट एपिक वाली समस्या ज्यादातर पुरानी व्यवस्था की वजह से थी। अब उन्होंने ELOA-10 नाम का एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया है। ओके। इससे उनका दावा है कि ये समस्या काफी हद तक सुलझ गई है और वोटर अब सिर्फ अपने तय बूथ पर ही वोट डाल सकता है। लेकिन हाँ, शक पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। सही बात है। विश्वास से जुड़ा एक और मसला है ये चुनाव के दौरान नेताओं का बर्ताव, खास तौर पर स्टार प्रचारकों का। हाँ, वो एमसीसी उल्लंघन वाली बात। बिल्कुल। कई बार देखते हैं कि आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल होती है, पर कार्रवाई उतनी सख्त नहीं दिखती। ये एक बड़ी समस्या है और इसी से जुड़ा हुआ है पार्टियों का बेहिसाब खर्च। एक अनुमान था कि 2024 चुनाव में पार्टियों ने करीब 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 1,35,000 करोड़, जबकि उम्मीदवारों के लिए तो सीमा तय है। हाँ, पर पार्टियों पर कोई सीमा नहीं है। ये दोनों चीजें, बेलगाम भाषा और बेहिसाब पैसा, कहीं ना कहीं राजनीति के अपराधीकरण से भी जुड़ती हैं। और वो आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। 2024 में करीब 46% सांसदों पर आपराधिक मामले थे। जी हाँ, और उनमें गंभीर अपराध भी शामिल हैं। ये बहुत चिंता की बात है। ऊपर से टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, फेक न्यूज, डीप फेक। बिल्कुल। ये सब मिलकर माहौल को और खराब करते हैं। चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। और व्यवस्था के स्तर पर भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे एक उम्मीदवार का कई सीटों से लड़ना, फिर उपचुनाव होते हैं, खर्चा बढ़ता है। सही। और चुनाव वैसे भी बहुत खर्चीले हो गए हैं। चुनाव आयोग का ही 2024 का खर्च लगभग 7,000 करोड़ था। पार्टियों का तो अलग है ही। फिर पार्टियों के अंदर लोकतंत्र की कमी, और ये जो हमारी FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली है, उस पर भी सवाल उठते हैं कि क्या ये सही प्रतिनिधित्व देती है। हाँ, क्योंकि इसमें कम वोट प्रतिशत पाकर भी जीता जा सकता है और भविष्य में परिसीमन से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ने का भी डर है। ये सब जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो ये चुनौतियां तो काफी गंभीर हैं, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाली। यकीनन। तो अब सवाल ये उठता है कि समाधान क्या है, क्या किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि कई सुधारों पर चर्चा चल रही है। जैसे वीवीपीएटी मिलान के लिए एक ज्यादा वैज्ञानिक तरीका हो। मान लीजिए शुरुआती सैंपल में कोई गड़बड़ी मिलती है तो फिर उस पूरे क्षेत्र की गिनती हो। अच्छा, ये तो तर्कसंगत लगता है। और वोटर की गोपनीयता और बढ़ाने के लिए
टोटलाइजर मशीनें इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये कई बूथों के वोट मिलाकर गिनती करती हैं, तो पैटर्न पता नहीं चलता। और वो जो वोटर लिस्ट या एमसीसी उल्लंघन वाली समस्याएं थीं, उनके लिए क्या उपाय हैं? देखिए, डुप्लीकेट वोटर हटाने के लिए आधार को एपिक से जोड़ने का प्रस्ताव है, पर इसमें प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। हाँ, वो तो है। और जो स्टार प्रचारक बार बार एमसीसी का उल्लंघन करते हैं, उनका दर्जा रद्द करने जैसे कड़े कदम सुझाए गए हैं। पार्टियों के खर्च पर लगाम के लिए आरपीएम में संशोधन की बात हो रही है। और वो एक राष्ट्र एक चुनाव वाला विचार, उससे भी तो खर्च कम होने की बात होती है। हाँ, वो तर्क दिया जाता है, हालांकि उस पर अभी बहुत बहस होनी बाकी है। उसके अपने फायदे नुकसान हैं। सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को कैसे रोका जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का 2018 का एक आदेश है कि उम्मीदवारों को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड 3 बार सार्वजनिक करना होगा। इसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है। कई समितियों ने, जैसे बोहरा समिति, दूसरा एआरसी, विधि आयोग ने भी इस पर सिफारिशें दी हैं। और नेताओं से जुड़े क्रिमिनल केस की सुनवाई तेज करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने के भी निर्देश हैं। और वो एक से ज्यादा सीट पर लड़ने वाला मामला, उसके लिए भी नियम सख्त किए जा सकते हैं, जैसे नामांकन से पहले इस्तीफा देना पड़े या उपचुनाव का खर्चा उम्मीदवार उठाए। और ये जो दल बदल या पैराशूट उम्मीदवार आते हैं, उनके लिए शायद एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो। ये तो काफी सारे सुझाव हैं। और क्या हो सकता है? और भी हैं, जैसे पार्टियों में अंदरूनी लोकतंत्र को अनिवार्य बनाया जाए, पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, उनके फाइनेंस पर पारदर्शिता बढ़े। हाँ, पारदर्शिता तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर ये जो एसवीपी प्रोग्राम है, मतलब मतदाता शिक्षा और भागीदारी वाला, उसे और बेहतर बनाया जाए। उसमें नैतिक मतदान, फेक न्यूज पहचानना, ये सब शामिल हो। डिजिटल प्रचार, हेट स्पीच, डीप फेक, इन पर कड़े नियम बने। और वो स्टेट फंडिंग की बात भी होती है कभी-कभी। हाँ, राज्य वित्त पोषण का सुझाव भी पुराना है। टीएस कृष्णमूर्ति और इंद्रजीत गुप्ता समितियों ने इसकी सिफारिश की थी, ताकि पैसे की कमी की वजह से कोई अच्छा उम्मीदवार पीछे ना रह जाए, सबको बराबर मौका मिले। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये साफ है कि हमारी चुनावी प्रणाली को और मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए इन सुधारों पर गंभीरता से सोचने और उन्हें लागू करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ लोकतंत्र की साख का सवाल नहीं है, ये हम नागरिकों के भरोसे का भी सवाल है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें चुनाव आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी और सबसे जरूरी मतदाता यानी हम सब को मिलकर काम करना होगा। तभी सही मायनों में चुनावी न्याय का लक्ष्य हासिल होगा। जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है, तो चुनावी प्रक्रिया में इस तकनीकी समाधान और मानवीय विश्वास के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है? अच्छा सवाल है। या ये भी सोचिए कि सिर्फ वोट डालने के अलावा एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम चुनावी शुचिता बनाए रखने में और क्या भूमिका निभा सकते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय या सवाल नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली बार।